is stored in a capacitor के लेक्चर में हमारे सामने ये इक्वेशन आई दैट U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर A इंटू डी। ठीक है, जिसमें यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो है ये जो मीडियम आप इसमें रखते हैं उसकी परमिटिविटी होगी। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड और ए और डी ये एक्चुअली उसका पूरा वॉल्यूम है उन प्लेट्स का, जिसमें ए एरिया है और डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। और इस टॉपिक में हमें यह पता चलता है कि जब हम किसी कैपेसिटर के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली तो हमें स्टार्ट में यही बताया जाता है कि कैपेसिटर जो है ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन उसके इस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के इस चार्ज स्टोरिंग मैकेनिज़्म के पीछे मकसद क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, और यही चीज़ हम जो हमारे नॉर्मल यूज़ में कैमरास हम यूज़ करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन को हम अगर देखें तो उनके ऑन 2 मरतबा ऑन होने के दरमियान एक टाइम होता है। क्यों? उसकी वजह यह है दैट देयर इज़ अ बिल्ट इन कैपेसिटर उसका इंटरनल सर्किट में, जो कि बार बार क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, मेन बैटरी से, और उसके बाद वो उस इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन को करंट प्रोवाइड कर देता है, बिकॉज करंट इज़ इक्वल टू चार्ज पर टाइम। तो ज़ाहिर है वो एक ज़्यादा एनर्जी के साथ उस करंट उस फ्लैश गन में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ज़्यादा लाइट देखने को मिलती है। अब जहाँ तक चार्जिंग की बात है तो चार्जिंग के लिए हमारे पास ये एक सर्किट अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, E इज़ फॉर EMF। ये वाला जो पोर्शन है ये स्विच है। ठीक है, जो स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। ये इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसमें बेसिकली इसका मकसद जो है वो करंट की एक ख़ास वैल्यू को लिमिट में रखना है। और ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये है कैपेसिटर। तो अब अगर यहाँ पर इस सर्किट में हम एक चीज़ की एडिशन कर दें और वो क्या हो, वो हो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक एमीटर लगा दें। ठीक है, सो ये एमीटर जो है ये एक्चुअली इस EMF की वजह से जो करंट यहाँ पर फ़्लो करेगी, या मिसाल के तौर पर स्टार्ट में करंट फ़्लो करेगी, बिकॉज़ यहाँ पर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इन 2 प्लेट्स के जो दरमियान है उसमें हम इंसुलेटर रखते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट में आपके पास कुछ टाइम तक करंट होती है और फिर वो करंट की वैल्यू बहुत जल्दी से डिक्रीज़ होते हुए फाइनली ज़ीरो हो जाती है। उसकी वजह क्या है? दैट एज यू आर पुटिंग द चार्ज, लेट्स से अगर मैं ये वाली कंसिडरेशन करूं कंडक्टर करंट की, कन्वेंशनल करंट की, तो ज़ाहिर द पॉजिटिव चार्जेस आर डिपॉजिटेड ऑन दिस प्लेट, लेफ़्ट वाला जो प्लेट आपको नज़र आ रहा है, और इस पर जितने भी हमारे पास, लेट्स से अगर स्टार्ट में मैंने कंसिडर कर लिया कि इसके ऊपर
एक दो चार्जेस मैंने डिपॉजिट कर ली है। सो जो थर्ड चार्ज यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगा, ठीक है, या बंच ऑफ चार्जेस, सो ऑटोमेटिकली चूंकि यहाँ पर आपके पास चार्जेस आ गए हैं इस प्लेट पर, इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं बिकॉज ईएमएफ इज़ द सप्लाई, सो इस वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये इन पॉजिटिव चार्जेस जो इनकमिंग है उनको एक रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे। और ये रिपल्शन जो है दैट इज़ सिंपली अ कूलम्बिक रिपल्शन, ठीक है। और अगर इस कोलम्बिक रिपल्शन को आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसको इस चीज़ को मैं किस तरह से समझ सकता हूँ, इसको इस तरह से आप समझें कि जब इस प्लेट पर आपके पास ये दो प्लेट्स आप कंसिडर कर लें और इन पर कोई भी चार्ज नहीं था, सो ऑटोमेटिकली इनिशियली आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट करना शुरू कर दिए हैं तो इस वक्त अब v की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और जितना ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतनी ही v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर ये v की वैल्यू मैं एक v मैक्सिमम रख लेता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर v मिनिमम है लाइक ज़ीरो। सो ग्रेजुअली ये इस तरह से इंक्रीज़ करता जाएगा ये लेवल। और यहाँ पर इन प्लेट्स के दरमियान जो v की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये इंक्रीज़ होता जाएगा जितना आप इस बैटरी से वोल्टेज चार्जेस लेकर जाएंगे इन प्लेट्स पर। और इस रिलेशन को ऑलरेडी हम अपने कैपेसिटर वाले स्टार्टिंग टॉपिक में देख चुके हैं कि आप जितना चार्ज स्टोर करेंगे उसी के मुताबिक पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। फाइनली ई में बी इक्वल टू वी। तो अब इस कंडीशन पर ये जो कैपेसिटर का जो दो प्लेट्स के दरमियान वी की वैल्यू है ये इस ईएमएफ सोर्स से पॉजिटिव चार्जेस के इस ट्रैवलिंग को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। और इस करंट डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो कि एमिटर है वहाँ पर भी हमारे पास आई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो स्टार्ट में अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें कि स्टार्ट में आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी मैक्सिमम, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जिसमें ये चार्जेस इसके ऊपर डेवलप हो गए हैं, आई की वैल्यू लेट से आई कॉल इट इज़ I1 और ये I2 है, सो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं V बिटवीन प्लेट्स की बात करता हूँ, सो V जो है वो हमारे पास स्टार्ट में क्या होगा, ज़ीरो होगा बिकॉज नो चार्जेस देयर, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद जब यहाँ पर ये V की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है E के बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन के, जो कि EMF है, सो हमारे पास लेट्स से V2 की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू V। सो अब ये इस तरह का बिहेवियर शुरू हो जाएगा कि आपके पास ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के दरमियान जो V की वैल्यू है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली अपोज करना शुरू कर गई है इस एप्सिलॉन मतलब EMF से आने वाले चार्जेस को। और इस ड्यूरेशन में आपके पास जो चार्जिंग का प्रोसेस चलेगा, ठीक है, वो इस तरह से चलेगा कि अगर हम ये R की वैल्यू को लेट से कम कर देंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, और एक तरह से जो इसका चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस जो है इन दैट केस प्लेज अ मेजर रोल कि अगर इसकी लो वैल्यू है, लो रेजिस्टेंस है, तो आपके पास जो चार्जिंग है वो फास्ट होगी, ठीक है। और अगर इसकी हाई वैल्यू है रेजिस्टेंस की
सो चार्जिंग विल बी स्लो। ठीक है, और ये स्लो और फास्ट बेसिकली हमें एक इंडिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं विच इज़ द टाइम। तो इस तरह से आर सी जो है, क्योंकि अब इसमें अगर आप देखें कि सी बेसिकली वो बकेट है जिसमें आपने इसमें एनर्जी फिल करनी है, और आर वो प्रोसेस, आर वो कंट्रोलिंग फैक्टर है कि क्या आपने उसमें ज़्यादा पानी एक वक्त में डालना है या कम पानी डालना है। सो इस तरह से ये आर सी का जो फैक्टर है, ठीक है, ये एक टाइम कांस्टेंट का प्रोसेस आपको प्रोवाइड करता है, या टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा सा पहले इसको टाइम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इसको टाइम क्यों कह रहा हूँ। सो अगर आप आर की वैल्यू देखें, आर इज़ बाय ओहम्स लॉ इक्वल टू वी बाई आई, एंड सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी। और अगर आप आर सी को इस तरह लिख कर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, सो दैट बिकम्स वी बाई आई, सी बिकम्स क्यू बाई वी, ये दोनों वीज कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी क्यू बाई आई। ऑलरेडी हमें करंट की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक मालूम है कि आई क्यू बाई टी के बराबर है। तो इसमें मैं अगर टाइम को इस तरफ शिफ्ट कर दूं, आई को इधर ले आऊं, सो क्यू बाई आई विल बी इक्वल टू टाइम। सो इस तरह से आर सी का जो फैक्टर है वो आपको किस का यूनिट देगा, टाइम का, सेकंड का। अच्छा, अब इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप थोड़ा सा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के इक्वेशन पर अप्लाई कर दें तो उससे भी आपको ये पता चल सकता है। जिस तरह के हमारे पास जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन है, Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, एंड हेयर वी क्लेम दैट आर सी इज़ द टाइम कांस्टेंट, ये वाला जो फिगर है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कि ये जो टर्म्स मैंने लिखी हैं ये क्या हैं। Q जो है एट एनी इंस्टेंट चार्ज की वैल्यू है, ठीक है, और Q नॉट जो है वो आपके पास मैक्सिमम जितना चार्ज उस पर डिपॉजिट हो सकता है कैपेसिटर पे। आर सी जैसे कि पहले हमने यहाँ पर कह दिया कि ये टाइम के कोऑर्डिनेट वो डायमेंशंस रखता है। ये कांस्टेंट वाली टर्म भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन हो जाएगी। और ये जो टाइम टी है ये बेसिकली वो टाइम है जिसके लिए जो टाइम आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्जिंग टाइम। क्योंकि आर सी का फिगर तो आपको सर्किट से ही पता चल जाएगा। क्या, कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कितनी इस्तेमाल हुई है और कैपेसिटेंस कितनी इस्तेमाल हुई है। तो ज़ाहिर है मैं वैसे ही आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने लगा दी है 1000 ओहम, और कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने लगा दी है 1 माइक्रोफैरड। सो मैं आर सी को मल्टीप्लाई करता हूँ, आर इज़ 1000 ओहम इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इन दोनों के प्रोडक्ट से ऑलरेडी हमने ये बात क्लियर कर ली है कि ये सेकंड ही आएगा। 1000 को आप 10⁻⁻3, ये जो 10⁻⁻6 है इसको इस तरह से लिख लें सेकंड। ये वाली फिगर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब ये 1 मिली सेकेंड इसका क्या बनेगा, टाइम कांस्टेंट बनेगा। अब ये टाइम कांस्टेंट बताएगा क्या, ये अभी हम चेक करते हैं। अभी ज़रा आप इक्वेशन की तरफ आएं और इस इक्वेशन में ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करें। 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। और इसमें अगर मिसाल के तौर पर मैं जो आर सी की वैल्यू है जो मैंने अभी कैलकुलेट की है 1 मिली सेकेंड,
वही मैं टाइम की वैल्यू भी दे दूँ, मतलब आई गिव 1 मिली सेकेंड फॉर दी चार्जिंग प्रोसेस। सो उस वक़्त ये दोनों जो हैं आर सी और टाइम बराबर हो जाएंगे। ये वाला जो आपके पास फ्रैक्शन है दिस विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो Q बनेगा Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर -1, दैट विल बी इक्वल टू Q0 1 माइनस 1 बाई ई। और अगर आप इसकी एक्सपोनेंट की ये वैल्यू लगा दें Q0 1 माइनस 1 ओवर 2.71, सो इससे जो आपके पास रिजल्ट बनेगा दिस विल बी इक्वल टू Q0 इंटू 0.63 सॉरी, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने गलती से लगा दिया, 0.633, आई गेस 0.632 आता है यहाँ पर, ठीक है, वॉट एवर, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है ये। सो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0.632, व्हाट डज़ इट मीन, कि ये आपके पास टोटल चार्ज जो कि डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है कि इस वक्त तक कितना हुआ है, कितने वक्त तक, वो हम बता चुके हैं 1 मिली सेकेंड तक। सो दैट विल बिकम 63.2% ऑफ Q0, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आप 0.63 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q0 से, तो ये 63.2% हो जाएगा। अब आर सी इसका टाइम कांस्टेंट हुआ, क्यों? क्योंकि इसने वो टाइम फिक्स कर दिया। कितना टाइम? 1 मिली सेकेंड, कि अगर मैं 1 मिली सेकेंड का टाइम इसको दूंगा तो उसके मुताबिक ये अपने मैक्सिमम चार्ज का 63.2% अपने ऊपर चार्ज कर लेगा, नॉट ऑल द चार्ज। और इस वजह से, जिस तरह हम ये बात यहाँ पर कर रहे थे स्टार्ट में, कि यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी और ये इस EMF के सप्लाई को जो सप्लाई लाइन है उसको स्टॉप करेगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एमिटर की अच्छी खासी वैल्यू में डिक्रीज आ चुका होगा। कितना चार्ज डिपॉजिट होने पर? 63.2 पर। लेकिन हम देखते हैं कि क्या इसके बाद नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट में ये चार्ज हो जाएगा फुल, वो भी आपके सामने है। मिसाल के तौर पर आप इसी में 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी में टी को क्या करते हैं? 2 मिली सेकेंड पुट करते हैं, तो जाहिर है आर सी तो मेरे पास वही 1 मिली सेकेंड है। इसमें आपके पास जो रीडिंग आएगी 1 माइनस ई 2 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड, ठीक है, इससे बाकी सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर -2। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, Q इज़ इक्वल टू Q0 1 माइनस 1 ओवर ई स्क्वायर, देन यू विल गेट Q0 इज़ इक्वल टू 0.86। और ज़ाहिर है इसकी वैल्यू दोबारा से पुट कर दें और ये सिंपल अलजेब्रिक सोल्यूशन है। सो इसमें आपको ये रिजल्ट मिलेगा दैट what we are getting, that after 2 मिलीसेकेंड, मतलब डबल ऑफ RC, ठीक है, आपको क्या मिल गया? 86.6% ऑफ Q0 चार्ज डिपॉजिट हो गया है। अब आप देखें फर्स्ट केस में उतने ही टाइम में 63.2% हुआ था और अगले टाइम कांस्टेंट में उतने ही 1 मिलीसेकेंड जो हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया उसमें वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? 63.2 से 86.23 तक, तो 6 तक। तो ऑब्वियसली फर्दर जो इंक्रीज़ हुआ है वो 23.3 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले मिली सेकेंड में या पहले टाइम कांस्टेंट में ये फैक्टर जो है ये बहुत तेज़ था चार्जिंग का, दूसरे टाइम कांस्टेंट में स्लो हो गया। इस तरह अगर आप इस टी को 3 मिली सेकेंड कर देंगे तो ये और भी स्लो होता जाएगा, कॉन्स्टेंटली ये डिक्रीज़ होता जाएगा। और इस वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना बंद कर देंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी
हैव सीन दिस कि जब आपके पास ये वैल्यू डेवलप हो जाएगी तो आपके पास जो ईएमएफ है वो फर्दर चार्जेस कैपेसिटर की तरफ नहीं भेज सकती और जिसकी वजह से चार्जिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, सो यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन डेवलप हो गई है कि जो मिसाल के और ये अगर आप प्रैक्टिस करें, लेट्स से अगर मैं t इज़ इक्वल टू 20 मिली सेकेंड भी ले लूँ, मतलब 20 टाइम्स, क्योंकि ज़ाहिर है आर सी तो आपके पास 1 मिली सेकेंड है, ठीक है, और ये इस तरह आ जाए q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 20, इसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है एंड यू देन यू से दैट इफेक्टिवली, क्योंकि उसमें फर्दर चार्जेस के स्टोरेज में बहुत स्लोली इंक्रीज आता है। सो इफेक्टिवली व्हाट वी से दैट कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है जो एमीटर है उस पर रीडिंग जो है वो क्या आ जाती है, ज़ीरो हो जाती है। सो ऑब्वियसली आपके पास जो मेजर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो एमीटर भी मेजर नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली हम कंसिडर कर लेंगे विदाउट लूजिंग मोर टाइम, हमारे पास हम कंसिडर कर लेंगे कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर जो है वो इफेक्टिवली चार्ज हो गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ पर, और इससे हमें अच्छा खासा अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्यू नॉट मेंशन कर दूँ, ठीक है, सो पहले टाइम कांस्टेंट में लेट्स से 1 मिली सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है यहाँ पर जो मेजरमेंट्स ले रहा हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से 1 मिली सेकेंड के ले रहा हूँ। सो 1 मिली सेकेंड के बाद कितना चार्ज हुआ? अब ज़ाहिर है ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट का आप क्या कर दें, ये लेट से मैं इसको हाफ कर देता हूँ, ठीक है, दैट विल बी 0.5, क्यू नॉट 50% हो जाएगा, एंड समवेयर एट दैट पॉइंट वी विल गेट 0.63, ठीक है। और ज़ाहिर है इनका जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड के बाद ये सिचुएशन है, लेकिन जब दूसरे केस पर हम आए तो हमारे पास 86.6 पे आ गया, फिर वही टाइम कांस्टेंट में ले लूँ, इतना ही वाला ही गैप, और यहाँ पर 0.63 के बाद अब यहाँ पर तकरीबन आपके पास समझ लें कि ये वो 86 वाला फिगर आ जाएगा, 0.866 वाला, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि ये जो स्लोप है वो कितना चेंज आ गया है इसमें, और ये इस तरह से डिक्रीज़ होते होते, ठीक है, फाइनली इस लेवल पर पहुंचेगा जैसे को हमने यहाँ पर मैक्सिमम कंसिडर किया हुआ है। सो ये जो आपके पास यहाँ पर फ्लो है चार्जिंग का, वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन ग्रेजुअली, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली इसमें डिक्रीज़ आया है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है स्टार्ट का इसका स्लोप ये वाला और ये वाला स्लोप बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं यहाँ पर ज़रा इसको दूसरे ही इससे देखें, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, ठीक है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मैं अगर आर सी को एक स्केल समझ लूँ तो मैं आर सी की वैल्यू को जितना ऊपर लेकर जाऊँगा ये उतना ही स्लो होता जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर सी बेसिकली वो टाइम है, वो फिक्सेशन है उस स्केल की, जिसमें वो फर्स्ट केस में 63.2% चार्ज हो रहा है। टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या है? ये बेसिकली वो रास्ता प्रोवाइड करता है, पाथ, ठीक है, कि कितना चार्ज पर यूनिट सेकंड फ्लो कर सकता है। अब ज़ाहिर है सी में और टी आर में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। सी वो स्टोरेज है, अब अगर आपने स्टोरेज भी बड़ा कर दिया, और पाथ जो है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपने वो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया
तो पाथ उसका आपने नैरो कर दिया। सो ऑब्वियसली अगर स्टोरेज बड़ा होगा और पाथ उसका छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक लॉन्गर टाइम, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपने मिसाल के तौर पर उसका स्टोरेज कम कर दिया, कैपेसिटेंस कम कर दी और पाथ की वैल्यू ज़्यादा कर दी, तो ऑटोमेटिकली मतलब पाथ की वैल्यू ज़्यादा करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम कर देना। सो वो क्या करेगा, क्विकली चार्ज होगा। ठीक है। सो ये चीज़ें हमें यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए हैं। यहाँ पर एक और भी क्लैरिफिकेशन आपको होनी चाहिए है रिगार्डिंग द इक्वेशन कि Q इज़ इक्वल टू Q नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई आर सी में अगर मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग टाइम आप पुट कर दें t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो Q आपके पास आ जाएगा Q नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस ज़ीरो। तो ये आपके पास पूरी वैल्यू वन के बराबर हो जाएगी। और चार्जिंग टाइम जब आपके पास ज़ीरो है, मतलब आपके पास कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ, ना आपने सर्किट को ऑन किया है, तो वहाँ पर जो स्टोर चार्ज है उसकी वैल्यू भी आपके पास ज़ीरो है। ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा जो चार्जिंग वाला प्रोसेस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। आई होप सो इसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम लोगों को काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है जिसकी आपको समझ नहीं आई तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।